गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसमें देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, देखो यहाँ मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। ऐसा एक्चुअली बुक में इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो ये पहले डायग्राम समझ लेते हैं कि दो कॉइल इस तरह से, ठीक है। अब ये कॉइल का सेल्फ लिंकेज के कारण इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है वो हम ले रहे हैं 5-1। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, मतलब सेल्फ इंडक्शन होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो होगा 5-1। कॉइल 2 में 5-2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें N2 है। तो ये जो सेल्फ लिंकेज है मैंने ये देखो ये छोटे डॉटेड से बताया है। और उसके बाद जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो इस तरह से हम इसका सर्किट बता सकते हैं कि ये इस तरह से लिंक्ड है एक दूसरे से। तो तब इसका म्यूचुअल ये इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा 5-1-2 और इसके लिए 5-2-1, ठीक है। तो ये डायग्राम जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम आपको ये बनाना है। आपकी बुक में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके नहीं एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा उससे अलग तरीके से मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो ये थोड़ा शायद इजी जाएगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा आपको कि वो जो कुछ लिखा है वो डायरेक्ट क्यों और कैसे लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, हम इनिशियली देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हमको कोफिशिएंट निकालना है, ये कपलिंग का जो कोफिशिएंट निकालना है, तो हमको ये देखना है कि उससे कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या चीज होती है। तो उसको हम के से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैपिटल के से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये होता है किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज एंड उसका सेल्फ के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण मतलब सोचो 5-1-2 अपॉन, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, जैसे इसमें जो चेंज आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण 5-1-2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो म्यूचुअल के कारण जो चेंज आएगा वो, और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो चेंज आएगा वो, ये जो फ्रैक्शन होता है, ये जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। मतलब सेल्फ के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और म्यूचुअल के कारण चेंज, ये होती है कपलिंग। तो ये पहले समझना जरूरी है। तो हमको के फाइंड करना है, के पर किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज समझनी थी, ठीक है। ये होता है के की वैल्यू। तो अब देखो यहां पर हमने निकाला है ये के की वैल्यू कॉइल 1 के लिए हो जाएगी 5-1-2 अपॉन 5-1 इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगी 5-2-1/5-2, क्योंकि के है दोनों के लिए कॉमन होगा, कपलिंग है, ठीक है, कोफिशिएंट सेम होगा। तो के इज इक्वल टू दिस। अब हम आगे लेकर चलते हैं कि हम म्यूचुअल इंडक्शन में क्या पढ़े हुए, क्या फॉर्मूला निकाला हमने एम का। तो एम इज इक्वल टू हमको मिला था N2d512 सेकेंड कॉइल में, ठीक है, N2d512 अपॉन di1, मतलब चेंज इन फर्स्ट कॉइल। सेकेंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है N2d512 अपॉन di1, यहाँ 1 आएगा क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होने के कारण इसमें म्यूचुअल इंडक्शन। तो m इज इक्वल टू दिस। तो दूसरे वाले के लिए फिर अब इसके कारण फर्स्ट में भी मैंने बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है,
ठीक है। फिर उसमें जब करंट फ्लो होगी, फिर वो करंट के कारण फर्स्ट वाली में भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो तब M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 d phi 21 अपॉन di2। ठीक है, ये चीज दिखी आपको। अब हम क्या करते हैं कि यदि हमने एयर लिया तो जो चेंज है उसको हम डायरेक्ट ये लिखते हैं 512, एयर एज अ मीडियम, मीडियम हमने एयर लिया, तब ये जो चेंज है वो 512 ही डायरेक्ट लिखते हैं और करंट I1 ही लिखते हैं। तो M इज इक्वल टू N2 512 अपॉन I1, और सेकेंड कॉइल में M इज इक्वल टू N1 21 अपॉन 2। ये सेकेंड कॉइल में हो गया, ये फर्स्ट कॉइल में, वैसे ये सेकेंड कॉइल में, ये फर्स्ट कॉइल में, ये ध्यान। तो M इज इक्वल टू N2 512 I1, ये सेकेंड कॉइल में, उसके बाद फर्स्ट कॉइल में N1 521 अपॉन I2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, इसके बाद तो हमें कैलकुलेशन ही करना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो M स्क्वायर हो जाएगा N2 512 अपॉन I1 और N1 521 अपॉन I2, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पे, तो ये देखो 512 इज इक्वल टू K51 लिख सकते हैं, यहाँ से 521 इज इक्वल टू K52 लिख सकते हैं। वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 512 इज इक्वल टू K51 और 521 इज इक्वल टू K5। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इसकी जगह, तो ये आ गया M स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 K51 अपॉन I1 इंटू K52 अपॉन I2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, M स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर हो जाएगा, इसको फिर से रीअरेंज कर ले, N1 को 5 के साथ अपॉन I1, N2 को 5 के साथ अपॉन I2। अपन सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़े हुए हैं, L इज इक्वल टू क्या होता है, N5 अपॉन I। उसमें करंट जो फ्लो हो रही है उसके कारण, उसी में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसके कारण जो फ्लक्स में चेंज आता है वो L इज इक्वल टू N5 अपॉन I। ठीक है, तो हम ये L1 इज इक्वल टू N1 5 अपॉन I1 लिख सकते हैं, और L2 इज इक्वल टू N2 5 अपॉन I2, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है, ये सेल्फ है, इसलिए उसका उसी के साथ रहेगा। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, और M क्या है, म्यूचुअल, इसलिए एक का दूसरे में लिखते हैं। इसकी जगह L1 पुट किया, इसकी जगह L2 पुट किया, तो क्या आ गया हमारा K स्क्वायर L1 L2। ठीक है, अब M स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट ले लो, तो M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो M इज इक्वल टू हमको मिल गया K अंडर रूट L1 L2, तो K इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है। यदि हमने ये ले लिया L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अंडर रूट L स्क्वायर, यदि इन दोनों के इज इक्वल टू L लिखा तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L, तब K की वैल्यू हो जाएगी M अपॉन L। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन है, तो ये जो कपलिंग है ना, ये K की वैल्यू पर डिपेंड करती है। देखो अब इसके बाद जो रिजल्ट है ना वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो K की वैल्यू है, यदि K इज इक्वल टू 1 है तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ। अब ये मैं मिटा दूं, आपका रिजल्ट आ गया, आपको समझ में आ गया। अब हमको M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 सिर्फ ये लेके चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लेके चलना है हमको, M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। इफ K इज इक्वल टू 1 देन M इज इक्वल टू L1 L2। ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे ना K की वैल्यू और अलग अलग दी है। फर्स्ट दिया है इफ K इज ग्रेटर देन 0.5,
ठीक है। यदि K 0.5 से ज्यादा है तो जो दोनों कॉइल्स है वो कैसे टाइटली कपल्ड रहेगी, ठीक है, कैसी रहेगी, टाइटली कपल्ड। दोनों कॉइल्स टाइटली कपल्ड रहेगी। और सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ K is less than 0.5 then loosely coupled, देन दोनों कॉइल्स कैसी रहेगी, लूजली कपल्ड रहेगी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L पुट कर देते हैं तो वही क्या कंडीशन आ जाएगी, M इज इक्वल टू अंडर रूट, यदि ये लेते हैं तो L स्क्वायर, है ना। K की वैल्यू तो अपन ने पहली 1 पुट किया है तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये L, तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L। तो इस तरह से जो म्यूचुअल इंडक्शन है या कपलिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, K की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि वो कपलिंग कैसे, ठीक। तो ये थोड़ा सा और आप अच्छे से रीड करना बुक में, जितना मुझे लगा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि K की वैल्यू हमने विथ डायग्राम कैसे फाइंड किया। और जब यदि आता है आपको एग्जाम में तो आपको वो चीज़ें लिखनी है कि वो जो डायग्राम है ना ड्रॉ करना चाहिए, है ना, क्योंकि कई बार डायग्राम के साथ ही मार्क्स रहते हैं, तो डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहिए और उस डायग्राम को डिस्क्राइब भी करना है अपने को कि वो डायग्राम में आपने वो सारी चीज़ें क्या क्या ली है, क्यों ली है, कैसे ली है और उसको हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है। और डेफिनेशन, K की डेफिनेशन, ठीक है। अब है आपको ट्रांसफॉर्मर। अब ये देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज टोटली बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कैसे रहता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर। ये होती है ऐसी आयरन कोर होती है, मतलब स्ट्रिप्स आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, कभी कोई चीजें खराब हो जाती है ना इलेक्ट्रिक, तो उसमें आप देखना ऑयल वगैरह, जैसे आपकी प्रेस खराब होती है या फैन खराब होता है तो उसको खोलते हैं तो आप देखोगे इतना बड़ा कुछ होता है जिसमें वायर वाउंडेड रहते हैं और ऐसी स्क्वायर की स्ट्रिप्स, ऐसी स्ट्रिप्स होती है, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में स्ट्रिप्स लगी होती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। मैं यही बता रही थी कि इसमें क्या होती है, ये चीज ऐसा फ्रेम बना होता है, पतली पतली स्ट्रिप्स होती है जिसको आयरन कोर बोलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स एक साथ लगी होती है और उस पर इस तरह से वायर बाउंडेड होता है, कॉपर वायर, ठीक है। तो ये दोनों साइड होता है, तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। अभी नंबर ऑफ बाउंडेड वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, ये हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी कॉइल में NP और सेकेंडरी कॉइल में NS। और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, प्राइमरी के लिए अपन phi-p ले लेते हैं, इसके लिए phi-s ले लेते हैं, इस तरह से। इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो EP ले लेते हैं, इसके लिए ES ले लेते हैं। इस तरह से जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है कि EP इज इक्वल टू क्या होता है, -d5p/dt अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। जो यहाँ पर इंड्यूस होगा EMF वो क्या होगा, -d5p/dt, ठीक है। अब इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स यदि हम NP लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, -NP/d5/dt, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कॉमन लेते हैं, दोनों कॉइल ऐसे है तो उनमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो सेम होगा, तो कॉमनली हम d5/dt ले लेते हैं।
फिर सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इज इक्वल टू, फिर एन एस के फॉर्मूले के नंबर ऑफ कॉइल की जब हम बात करते हैं तो माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से यदि हम इस तरह से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 यदि हम ये करते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी अपॉन एन पी डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये भी माइनस था, ये भी कैंसिल, तो एन एस बाय एन पी ये बच गया। तो हमको एक रिलेशन ये मिल गया कि ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। हम और भी ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट, सेकेंडरी कॉइल में करंट। क्या होता है, पावर क्या होती है, ई इंटू आई, है ना, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, ये होती है। अब एक्चुअली सही हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम, हाँ अपने को ये भी देखना है कि इसकी एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है। तो एप्लीकेशन क्या होती है कि जो भी हम एसी करंट देते हैं या एसी वोल्टेज देते हैं उसको वो बढ़ा करके, है ना, हमको सेकेंडरी कॉइल में मिलता है। जो कुछ हम यहाँ लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हमको यहाँ पर मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ करके हमको यहाँ पर मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो एक्चुअली जो सही ट्रांसफार्मर है, मतलब क्या होना चाहिए कि बिना एनर्जी लॉस के जो हम यहाँ एनर्जी इनपुट में दे रहे हैं वो चीज हमें आउटपुट में मिलना चाहिए बिना एनर्जी लॉस के। लेकिन एक्चुअली ऐसा एकदम से नहीं होता है कि कोई एनर्जी लॉस ना हो करके, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ले रहे हैं उन सब में रेजिस्टेंस है, बाकी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है। पर आइडियली हम सोचे तो एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, जितना हम इनपुट पावर दे रहे हैं उतना ही हमको आउटपुट पावर मिलना चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब इनपुट हम कहाँ देंगे, प्राइमरी कॉइल में, EP IP इज इक्वल टू ES IS। ठीक है, तो अब हम यहां से यदि फॉर्मूला निकाले ES यहाँ पर और ये EP यहाँ लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा, IP इधर और IS इधर, है ना। तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू IS अपॉन IP अपॉन IS। तो यहाँ पर हम ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP है, और यहाँ यदि वापस इसके साथ ये फॉर्मूला लिखे तो IP अपॉन IS। तो ये हमको रिलेशन यहाँ मिलता है। समझ में आया? तो ये ट्रांसफार्मर के लिए ये इक्वेशन हमें मिल जाता है, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP अपॉन N। ये दोनों ठीक है, सेकेंडरी के जो भी है वो न्यूमरेटर में है और प्राइमरी ये डिनोमिनेटर में। लेकिन करंट के लिए उल्टा है, प्राइमरी कॉइल का न्यूमरेटर में है और सेकेंडरी कॉइल का डिनोमिनेटर में। तो थोड़ा सा ये फर्क देखना, नहीं तो सब एक जैसा समझ करके इसको भी वैसे ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ करंट के लिए थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। समझ में आया? तो ये था आपका ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, अब डायरेक्ट अपने को समझ में आ रहा है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। सेकेंडरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम कुछ केस देखते हैं, इसको आप इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम ये लेके चलेंगे।
क्या है ये, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो आपको जैसे अभी तक हम कंक्लूजन निकालते आए, बस वही कंक्लूजन मतलब आपका रिजल्ट है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में व्हेन एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है, प्राइमरी में कम है, तब ये रिलेशन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन क्या हो जाएगा, ई एस ऑल्सो ग्रेटर देन ई पी, सेकेंडरी कॉइल में हमको ज्यादा ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगी, आई एस इज लेस देन आई पी। इस समय प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में व्हेन, इसका उल्टा लेके चलो सब, NP इज ग्रेटर देन NS, मतलब यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तब क्या हो जाएगा, EP इज ग्रेटर देन ES, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, IS इज ग्रेटर देन IP, बस ये सेम रहता है, ये थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन और स्टेप अप की कंडीशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेस पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या कोई क्वेश्चन बनता ही है, मतलब अभी तक तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप डाउन में करंट कैसी होती है, ईएमएफ कैसा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं। ठीक है, करंट का तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल में कम करंट होती है, स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था ट्रांसफॉर्मर। फिर तो अब इसके बाद अब है एक्सरसाइज। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, पहले MCQ वगैरह करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो बाय। और ट्रांसफार्मर अच्छे से करना है, क्योंकि ये पूछता ही है। ठीक, और इस पे जब क्वेश्चन बनता है स्टेप अप स्टेप डाउन पूरा रिजल्ट लेकर के 3 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलो बाय।